हाय, मेरा नाम गौरांक, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपको ना सेक्शन पता होगी 9 सब सेक्शन 5। इस केस में क्या होता है, टैक्स जमा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांजैक्शन पर, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। कुछ नोटिफाइड सर्विस, सिर्फ सर्विस, नोटिफाइड सर्विस जो इस कैटेगरी के अंदर आती थी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। 3 सर्विस आती थी पहले। पहले आती थी, अगर मैं आपको बता दूं, ओला उबर की सर्विस। मतलब ओला उबर के थ्रू जो सर्विस दी जा रही है गाड़ी वालों के द्वारा, तो उस केस में टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ओला उबर वालों की। इसके अलावा जो ओयो रूम है ना, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है होटल को रेंट पर देने का, तो इनके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है होटल वाली, उस पर भी टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? ओयो वालों की। इस केस में जो सप्लायर है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती थी। लेकिन ओयो वाले केस में, यदि जो सप्लायर है, एक्चुअल सप्लायर जो होटल वाला है, यदि वो अनरजिस्टर्ड है, इस केस में ओयो वाले को क्या करना था? टैक्स जमा करना था गवर्नमेंट को उस ट्रांजैक्शन पर जो जीएसटी बनता है। इसके अलावा जो हाउस कीपिंग की सर्विस थी, हाउस कीपिंग की सर्विस, जैसे आज के टाइम में जो इससे रिलेटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो है अर्बन क्लैप। अर्बन अर्बन क्लैप। तो यदि अर्बन क्लैप के थ्रू कोई भी पर्सन, जो कौन है, जो अनरजिस्टर्ड है, इस केस में इस पर होने वाले ट्रांजैक्शन पर जो जीएसटी जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी थी? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अब इस सर्विस में एक सर्विस और ऐड कर दी गई है, जिसका नाम है रेस्टोरेंट की सर्विस। किसकी सर्विस? रेस्टोरेंट की सर्विस। नोटिफिकेशन नंबर 17/2021। अब रेस्टोरेंट की सर्विस है, उसको भी क्या कर दिया गया है? उस पर भी टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों की है। चाहे ये रेस्टोरेंट वाले रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। अब जब ये नोटिफिकेशन आई तो काफी सारे डाउट्स भी आए। तो डाउट्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया है। वो सर्कुलर क्या है, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। देखिए क्या है सर्कुलर। सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट आता है माइंड में, क्या भैया जो टीसीएस पहले कलेक्ट होता था रेस्टोरेंट की सर्विस के केस में, क्या अभी भी टीसीएस कलेक्ट होगा? नहीं होगा टीसीएस। जब जीएसटी जमा करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। पहले क्वेश्चन का डाउट जो हमारे माइंड में था वो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में आता है, वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैव टू मैंडेटली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन? क्या रेस्टोरेंट की सर्विस पर टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की हो गई? क्या इस केस में अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो उसके पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, उसी में वो अपनी क्या दिखाएगा? सप्लाई दिखाएगा इसको। मतलब रेस्टोरेंट की सप्लाई की तरह उसको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट क्या बनता है, वुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू पे टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड बाय अ अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी? यस। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब रेस्टोरेंट की सर्विस, जैसे जोमेटो वाले और स्विगी वाले हैं, इनके थ्रू जो रेस्टोरेंट वाला, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में जोमेटो को ही क्या करना है? टैक्स जमा करना पड़ेगा। क्लियर है? व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए पर्सन सप्लाइंग अ रेस्टोरेंट सर्विसेज? देखिए, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेच रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचा हुआ भी क्या होगा? उसके टर्नओवर में काउंट होगा। चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, टर्नओवर में काउंट होगा। रेस्टोरेंट वालों के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो वो रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया? कैन द सप्लाई ऑफ अ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी रिकॉर्डेड एज अ इनवर्ड सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इन जस्ट 3 ना, वो उसको एज अ सप्लाई दिखाएगा, वो उसको ऐसा आरसीएम की तरह ट्रीट नहीं करेगा। कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जनरली इसको क्या मानेगा? अपनी सप्लाई मानेगा। क्या मानेगा इसको? जनरली अपनी सप्लाई मानेगा। आरसीएम की तरह इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए नॉर्मली सप्लाई की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू रिवर्स
proportional input tax credit on his input goods and services for the reason that input tax credit is not admissible on a restaurant services। आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट की सर्विस के केस में यदि 5% टैक्स जमा करते हो तो आईटीसी का तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो क्या अब ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अपना आईटीसी रिवर्स करे ना? ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो काम है वो रेस्टोरेंट की सर्विस देना, एक्चुअल में वो रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं दे रहा है, वो तो उसके थ्रू, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई हो रही है। तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज्ड इस इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है रेस्टोरेंट पर टैक्स जमा करने की, क्या उसका पेमेंट वो आईटीसी के थ्रू कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको वो कैश लेजर के थ्रू ही जमा करना होगा। क्लियर? आगे वुड, देखो 8वां पॉइंट क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है, वुड सप्लाई ऑफ अ गुड्स या सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी टैक्स्ड 5% विदाउट आईटीसी? क्वेश्चन ये आता है, क्या जो सप्लायर है ना, जो सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, उस पर भी 5% टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा ना? अदर सर्विस मतलब अदर सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विस की जो रेस्टोरेंट के अलावा है, उस केस में जो 9 मिनट सर्विस नोटिफाई नहीं है उसको हटा दो, उसको छोड़ दो। उसके अलावा तो भैया उसका ट्रीटमेंट नॉर्मली जैसे होता था वैसे ही होगा, मतलब उस पर सिर्फ टीसीएस कलेक्ट होगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन के थ्रू कोई गुड्स या सर्विस दी जा रही है, तो इस केस में जो नोटिफाइड नहीं है, इस केस में जो भैया अमेजोन कंपनी है वो टीसीएस कलेक्ट करेगी। बाकी उस पर जो बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? सप्लायर की है, अमेजोन वालों की नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वुड रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड गुड्स या सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज सोल्ड बाय अ रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर? देखो एक सेम ऑर्डर हुआ है, एक ही ऑर्डर बना, सेम ऑर्डर, एक ऑर्डर किसी कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और जिसका जो सप्लायर है वो एक ही है। इस केस में वो दो सर्विस दे रहा है, मतलब एक तो अदर सर्विस दे रहा है और एक रेस्टोरेंट वाली दे रहा है। तो इस केस में भैया जो रेस्टोरेंट वाली सर्विस है इसका जो बिल बनाएगा वो कौन बनाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर बनाएगा। मतलब इसको दो ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करा जाएगा, एक ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अदर जो सर्विस है या गुड्स है उसकी यदि सप्लाई हो रही है किसके थ्रू? ई कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू, तो इस केस में तो भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ टीसीएस कलेक्ट करेगा, उस पर जीएसटी जमा नहीं करेगा गवर्नमेंट को, सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस पर जीएसटी जमा करेगा। इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर दो बिल देगा, एक बिल तो सप्लायर के द्वारा जनरेटेड होगा अदर सर्विस पर, और एक बिल कौन सा होगा? रेस्टोरेंट पर, वो कौन देगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला देगा। सर बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। Who will be issue invoice in respect of a restaurant services supplied through e-commerce operator? कौन करेगा भैया? ई-कॉमर्स ऑपरेटर इनवाइस इशू करेगा। ठीक है? क्लैरिफिकेशन मे बी issued as regarding a reporting of a restaurant services value and tax liabilities in a GST return। अब एक डाउट आता है कि भैया जो रेस्टोरेंट की सर्विस से पैसा आ रहा है वो कौन कहां पर दिखाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर कहां पर दिखाएगा और जो रेस्टोरेंट वाला है वो कहां पर दिखाएगा? देखो रेस्टोरेंट वाला है वो जीएसटीआर 1 में कहां दिखाएगा? टेबल 8 में दिखाएगा, एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड में उसको ट्रीटमेंट देगा। और जीएसटीआर 3V में कहां दिखाएगा भैया? जीएसटीआर 3V में वो दिखाएगा आपका 3.1C, मतलब एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में दिखाएगा। कौन दिखाएगा? रेस्टोरेंट वाला। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला है वो नॉर्मली जैसे सप्लाई दिखाई जाती है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जीएसटीआर 1 में टेबल 4 में और 7 में एज अ केस में भी, और जीएसटीआर 3V में एज अ लायबिलिटी वो अपनी दिखाएगा। तो ये आपके पूरे डाउट्स थे जो आपके रेस्टोरेंट की सर्विस से रिलेटेड थे। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट हमारे 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो और आपकी अमेंडमेंट रह चुकी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।